Hello student, myself Rajnish and today I discuss about the alternating current chapter 7 NCERT book class 12th physics। तो क्लास 12th के फिज़िक्स का ना ये NCERT का बुक का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट है। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और देखो मैं इस चैप्टर को ना टू द पॉइंट NCERT के लाइन टू लाइन स्टेट सब सारी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर पूरे लेक्चर को देख लोगे ना इसके पूरे सीरीज़ को ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा अल्टरनेटिव करंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। देखो सबसे पहली बात ना अगर हम इंट्रोडक्शन वाइज जाए धीरे धीरे करके तो लिखा क्या है कि वी हैव सो फार कंसीडर द डायरेक्ट करेंट सोर्स एंड द सर्किट विद द डीसी सोर्स। दिस मीन्स दैट इज़ अ डायरेक्ट करेंट सोर्स, मतलब ये अपने पास ना एक क्या है डायरेक्ट करेंट है। अगर ये मेरे पास ये ना कोई अगर वोल्टेज सोर्स दे रखा है या करेंट सोर्स दे रखा है तो क्या होता है ना कि अगर ये दे रखा है तो डैट इज़ डायरेक्ट करेंट। और ये ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एसी का। ये अपने पास सिंबल साइनसोइडल वेव या साइनसोइडल वेव, तो ये अपने पास ना एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये डीसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बोला कि डायरेक्ट करंट सोर्स, तो ये अपने पास कोई वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। अगर करंट सोर्स की बात करें डायरेक्ट करंट सोर्स की, तो ये मेरे पास डायरेक्ट करंट सोर्स का कुछ सिंबल हो सकता है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं और थोड़ा डिटेल में तो और विद द एंड द सर्किट विद द डीसी सोर्स, अगर हम इस सर्किट को अगर इस डीसी सोर्स के साथ अगर कोई सर्किट को कनेक्ट करते हैं, अगर सपोज करो कि ये मेरे पास ना एक वोल्टेज सोर्स है और डैट इज़ कनेक्टिंग अ रसिस्टर, और ये अपने पास स्विच हो गया और ये कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं। लोड में मेरे पास एक बल्ब है फिलामेंट, और ये एक टाइप का बल्ब हो गया, बल्ब कनेक्टिंग टू द, तो ये मेरे पास क्या एक सर्किट है जिस सर्किट में एक रसिस्टर है, एक बल्ब है और द सोर्स है। तो डैट इज़ अ सर्किट। तो ये अपने पास ना सर्किट विद द डीसी सोर्स है, दैट इज़ अ सर्किट विद डीसी सोर्स। मैं ना हर एक स्टेटमेंट हर एक मतलब लाइन को ना बोले तो स्टेटमेंट को एकदम सही से एक्सप्लेन करूँगा एक एक पॉइंट को, और काफ़ी अच्छा है। इस चैप्टर्स को अगर पढ़ लोगे ना तो बेहतरीन हो जाएगा एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर थोड़ा सा ना मेरे वॉइस में प्रॉब्लम रहेगा लेकिन सुनोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं एक एक पॉइंट करके डिलीवर करूँगा, ठीक ना। तो चलो, वी करेंट डू नॉट चेंज विद द डायरेक्शन विद द टाइम, दैट इज़ करेंट डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद द टाइम, दैट इज़ अ डीसी। तो अपने पास ना क्या है कि अगर डायरेक्ट डीसी करंट की बात करोगे तो ये क्या होता है ना, इसमें कोई वैरी नहीं होती है। अगर हम इसके वेव फॉर्म को देखते हैं, अगर हम ग्राफ देखें तो ये होता है डायरेक्ट करंट का। अगर हम करंट वर्सेस ना टाइम में अगर टाइम डोमेन में अगर वेव इसके ग्राफ को देखते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन यही हम एसी को देखेंगे ना तो एसी का क्या होता है, एक पॉजिटिव वेव फॉर्म एक नेगेटिव वेव फॉर्म। तो अल्टरनेटिंग वेव क्या होता है, डेट इज़ अल्टरनेटिंग इज वन इज़ हाफ साइनसोइडल वेव, ये ना साइन वेव है क्योंकि दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव, तो ये साइन वेव है। अगर कोई कॉस अल्टरनेटिंग वेव है तो कॉस वेव यहाँ से चालू होता है और ये कुछ इस तरीके का कॉस वेव होता है, ठीक ना। वन साइकिल यहाँ पे इसका हो गया, ये वन साइकिल। तो ये साइन वेव कॉस वेव सबके बारे में डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे करके। थोड़ा सा पहले बात कर लेता हूँ कि जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी करंट, वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होता है विद द टाइम। लेकिन अगर वोल्टेज और करंट की बात करोगे वैरी होता है वह। लेकिन क्या होता है कि अगर हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो हमारे पास जो यूजेबल होता है, जो कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है, वह सब क्या होता है वेरी करता है टाइम के साथ, जो कि एसी सप्लाई आता है यही आता है। तो वही लिखा है द इलेक्ट्रिक मीन्स, जो हमारे घर में सप्लाई आता है द इलेक्ट्रिक मीन्स सप्लाई इन आवर होम्स एंड ऑफिस इज अ वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज दैट इज वेरीज विद द साइन फंक्शन, जो कि साइन फंक्शन के साथ वेरी करता है विद द टाइम, सच एज द वोल्टेज कॉल द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस टाइप के वोल्टेज को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। या अगर करंट की बात करें, अगर करंट के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा विद इन द चैप्टर। तो देखो अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर वोल्टेज की बात करें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द एसी वोल्टेज। जो भी अपने पास जितने भी घर के अंदर जो भी डिवाइसेस होते हैं वो सब क्या होता है इलेक्ट्रिकल एसी डिवाइसेस होते हैं। तो जितने भी इसलिए हम ना घर के अंदर जो भी सप्लाई होता है वो एसी डिवाइसेस, दैट्स वाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी ट्रांसमिशन पावर जो सप्लाई करती है कंपनी एनटीपीसी या कोई प्राइवेट कंपनी, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अल्टरनेटिंग करंट, ना कि डीसी सप्लाई करती है। क्योंकि इसी सप्लाई में क्या होता है ना एक और रीज़न होता है। पहला रीज़न तो ये कि ये ना सारे घर में क्योंकि एसी डिवाइसेस होते हैं, इसकी वजह से एसी सप्लाई होता है। दूसरा है कि एसी वोल्टेज को हम इजी टू स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर। तो ये एसी वोल्टेज ओवर द डीसी वोल्टेज
द एसी वोल्टेज कैन ईजिली एंड इफिशियंटली, ज़्यादा इफिशियंटली कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज से अदर वोल्टेज बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या होता है चेंज इन वोल्टेज? ट्रांसफार्मर के बारे में भी काफ़ी अच्छा इस मॉड्यूल में दे रखा है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे विद इन द लास्ट में, विद इन द मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर ना एसी अल्टरनेटिंग करेंट के अंदर लास्ट में दे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर एसी में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो इकोनॉमिकली क्या होता है ना, अगर इकोनॉमिक पर्पस में क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। एसी एक सर्किट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज एक्सप्लॉइटेड इन मैनी डिवाइसेस फॉर द डेली यूजेज। जो हमारे डेली पर्पस में यूजेज होते हैं वो सभी डिवाइसेस एसी एग्जिबिट करते हैं। तो फॉर द एग्जाम्पल वेन एवर द आवर रेडियो फेवरेट स्टेशंस वी आर टेकिंग द एडवांटेज फॉर द स्पेशल प्रॉपर्टीज for the AC circuit. One of the many will be study in this chapter, that is resonance property. तो resonance property के बारे में कि कैसे सर्किट ना ये AC वर्क करता है, फेवरेट स्टेशन कैसे ये वर्क करता है ना, ये सब सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो इस मॉड्यूल में जो कुछ पढ़ना है ये सब थोड़ा सा ब्रीफ दिया है कि इंट्रोडक्शन में कि ये सब से गुजरोगे, ठीक ना। तो देखो हम बता रहे हैं कि एक छोटा सा बात बोलूँ कि चैप्टर्स के में ना, अगर तुम मेरे साथ पूरे चैप्टर्स को देखोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आईआईटी के प्रोफेसर से अच्छा तुमको समझ में आइए अल्टरनेटिंग करंट आएगा, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं बताता, कोई एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं बताता। मैं पूरी करे अपने तरफ से पूरे ट्राई करूँगा कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से सारे वर्ड वाइज वर्ड एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एसी वोल्टेज इन द रसिस्टर्स के केस में मेरे पास क्या होता है ना, इन द सर्किट इन द if you in a electrical field, then you know that the three elements only, the resistors and the inductors and the capacitors। तो अपने पास ना ये तीन एलिमेंट ही होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स के तीन ही एलिमेंट है। मैं तीनों एलिमेंट के ना एसी एनालिसिस को बताऊंगा पहले, ठीक ना। तो इस बुक में भी एसी एनालिसिस है, क्योंकि मैं इस तीनों, इसके बाद ना हम इस सबके कंबाइन को देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि ना एसी वोल्टेज अप्लाइड फॉर टू द रसिस्टर। अगर कोई रसिस्टर सर्किट है उसके लिए अगर एसी सोर्स को अप्लाई करते हैं, अगर मेरे पास ये डीसी सोर्स होता ना, अगर वोल्टेज मेरे पास यहाँ पे 5 वोल्ट होता ना, तो मेरे पास जो अगर 5 वोल्ट होता और ये मेरे पास सर्किट में, ये सर्किट लोड भी मेरा एक तरह का क्या है, रसिस्टर भी एक तरह का लोड है, और ये मेरे पास ना 5 ओम का एक क्या है कि एक रसिस्टर होता, देन द स्विच इज क्लोजिंग होता। तो मेरे पास जो इस ब्रांच में करंट होता ना, वो करंट केवीएल इन द लूप अगर हम लगाते लूप में केवीएल इक्वेशन, तो मेरे पास क्या हो जाता, सिंपल करंट क्या हो जाता, 5 ओम वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाई 5 ओम रसिस्टर। तो मेरे पास 1 एम्पेयर का क्या आता, करंट सोर्स आ जाता। ये मेरे पास 1 एम्पेयर का करंट सोर्स आ जाता। करंट ये 1 एम्पेयर का करंट इज फ्लोइंग इन दिस सोर्स नहीं आता, 1 एम्पेयर का करंट क्या होता है इस सर्किट में फ्लो कर रहा था। लेकिन हम एसी एनालिसिस जब करेंगे ना, तो मेरे पास क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स ये मेरे पास क्या आएगा कि ये डीसी नहीं होगा, और मेरे रसिस्टर्स के साथ देखो कैसे ये एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम देखोगे ना, तो क्या है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में लाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसकी वोल्टेज की बात करते हैं तो रसिस्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स, ये ना सोर्स है ई, जो कि वोल्टेज सोर्स है, एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा जिसका ना हम लोग ले लेते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। ये दे रखा है कि ये वोल्टेज ई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है वी एम साइन ओमेगा टी। इसको हमने साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में ले लिया एज अ वोल्टेज, ठीक ना। और ये रसिस्टर हमारे पास कनेक्टिंग है। द सिंबल ऑफ एन एसी सर्किट इज अ डायग्राम। ये जो अपने पास ना, ये जो डायग्राम है, ये जो है ना, ये वाला जो फिगर था ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो कहीं पे दिखता है ना इस टाइप का, तो ये हमारे पास क्या होता है, एसी का सिंबल होता है। वी कंसीडर, और डीसी का मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सब डीसी और एसी का सिंबल्स होते हैं। तो यही चीज़ लिखा है, वी सोर्स कंसीडर द सोर्स विच प्रोड्यूस अ साइनोसॉइडली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। अगर बात करते हैं कि साइनोसॉइडल वोल्टेज पोटेंशियल, अगर इस टर्मिनल के क्रॉस देखोगे तो क्या है कि साइनोसॉइडल एक वोल्टेज क्या है, फ्लो कर रहा है। अगर इस तरीके से अगर वेव फॉर्म देखोगे तो ये एक वोल्टेज का एक वेव फॉर्म होगा। अगर सपोज करो कि ये एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, ये साइनोसॉइडल वेव है और साइन वेव है। तो ये साइन वेव है, ये लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना विद द टर्मिनल क्या है, वेरी कर रहा है, और लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज इज वी एम साइन ओमेगा टी। मैंने यहाँ पर वोल्टेज ले लिया वी एम साइन ओमेगा टी, और वी एम इसमें क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है कि हाईएस्ट। अगर ये मेरे पास वेव फॉर्म है, देखो इसी फिगर में हम लोग देखते हैं, तो मेरे पास क्या है ना कि इसमें जो ब्लू वाला जो दे रखा है ना, ये क्या है कि वोल्टेज का वेव फॉर्म है। और वोल्टेज के वेव फॉर्म ना, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, एक कंप्लीट साइकिल हो गया, ये 2 पाई साइकिल 2
2 पाई इज 1 कंप्लीट साइकिल। तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वैल्यू है ना एक वेव फॉर्म का मैक्सिमम, तो ये वी एम दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पोटेंशियल विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद द ओमेगा टी दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो ये मेरे पास हुआ। देन हम अगर बात कर लेते कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रेसिस्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रेसिस्टर। In the DC analysis, we can easily analyze that the current is supplying the voltage by divided by the resistance. Then what is the value of the resistors across the in the AC supplied, AC supply applied, that is AC supply के जब अगर अप्लाई करोगे वोल्टेज सोर्स, तो what is the voltage across the resistor या what is the current across the resistor। तो अप्लाई द क्रिचॉफ लूप रूल, इसको बोलते हैं क्रिचॉफ लूप रूल या इसको बोलो KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल। दोनों सेम ही चीज़ होता है कि इस लूप में ना जो वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं तो ये वोल्टेज क्या होता है जो जीरो होता है। ये लिखा है कि इस सर्किट में अगर हम वोल्टेज इक्वेशन लगाते हैं वी एम साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते थे। इसी को क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया कि वी एम साइन ओमेगा टी आई आर क्या, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, इसी को इधर ले लिया आई आर को। तो ये तुम्हारे पास ना करंट का इक्वेशन क्या आ गया, वी एम बाई आर डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो क्या हो रहा है, वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। तो आर इज कॉन्स्टेंट, वी कैन राइट द आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये जो करंट का एम्पलीट्यूड हो जाता है आई एम, और आई एम का वैल्यू अगर करंट का एम्पलीट्यूड आई एम है तो आई एम का वैल्यू क्या हो जाता है, आई एम का वैल्यू मेरे पास क्या है, मैंने आई एम को ही वी एम बाई आर लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। देन द वेव फॉर्म शुड बी डिक्रीज। तो वोल्टेज वेव फॉर्म से क्या है कि करंट का वेव फॉर्म कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ा सा डाउन आएगा। तो देखो करंट का वेव फॉर्म जो ग्रीन कलर का है ये करंट का वेव फॉर्म, ये करंट का वेव फॉर्म क्या हो रहा है कि वोल्टेज के वेव फॉर्म से, लेकिन क्या है सेम फेज में है। क्यों सेम फेज में, कि देखो इसका ना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेम ही है, सेम टाइम पे है। ये जो टाइम, अगर टाइम यहाँ पे पाई बाई 2 होगा तो पाई बाई 2 में टाइम में क्या है, इसके भी करंट के भी और वोल्टेज के भी एम्पलीट्यूड सेम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो दैट्स वाई कि हम लोग वी एम बाई आर इसको लिख सकते हैं, द करेंट एम्पलीट्यूड आई एम इज गिवन बाई वी एम बाई आर, क्योंकि लिखा है जस्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग और रजिस्टर वर्क एज ए इक्वली बहुत AC एंड DC वोल्टेज। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल मतलब क्या है कि वी एम बाई आर। तो देख रहा है हमें क्या दिख रहा है कि वी एम ही तो मेरे पास क्या है, वी एम ही हमारे पास क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी जो मेरे पास है। तो एक्चुअल क्या है कि जस्ट एज ए AC और DC में दोनों में क्या है कि ओम्स लॉ की इक्वली बिहेव कर रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस द प्योर रजिस्टर, यहाँ पे क्या था, प्योर रजिस्टर कोई सर्किट में ना कोई इंडक्टर लगा था ना ही कैपेसिटर लगा था। मैं अब ना एट द टिल द एंड क्या है कि रजिस्टर इंडक्टर लगा के उस सर्किट को भी देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं ना, सिंगल हम एनालाइज कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी इन द रजिस्टर्स अगर हमारे पास क्या है प्योरली रजिस्टर लगा है तो हमारे पास क्या है करंट थ्रू इट्स। तो गिवन देयर इज प्लॉटेड द फंक्शन ऑफ द टाइम डोमेन, ये जो हमारे पास फंक्शन प्लॉट हुआ है, द ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है, ये मेरे पास मैक्सिमम करंट आई है। तो नोट द पर्टिकुलर डेट द वोल्टेज V एंड I रीच जीरो। क्या है ना, जो टाइम जो लिख रहा है यहाँ पे, जो अगर वेवफॉर्म चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव वेवफॉर्म नेगेटिव वेवफॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इस टाइम में जो पॉजिटिव ये नेगेटिव वेवफॉर्म में जो चेंज हो रहा है, तो इस टाइम का क्या है कि वोल्टेज और करंट दोनों रीच करा जीरो या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, सबका टाइम क्या है सेम है, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा क्योंकि आई मीन यहाँ पे निकलेगा ये। तो अपने पास जो है ना जो वी मैक्स, जो वी मीन अगर हम ले लेते हैं कि ये वी मीन हो गया तो ये वी मैक्स होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड यही माइनस में आएगा, ये मैक्सिमम का वी मैक्स का नेगेटिव में। तो क्या है ना कि अपने पास अगर ये जीरो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो जीरो मिनिमम मैक्सिमम सब सारे वैल्यू के लिए क्या है कि वेवफॉर्म सेम है। इसका मतलब क्या है कि फेजर ना अगर DC में भी हम देखते हैं तो फेज क्या होता है, वोल्टेज या करंट में ना ये फेज होता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा हम वेव फॉर्म में क्या करते हैं इसी तरीके से कि रिड्यूस समथिंग वोल्टेज इज करंट इज समथिंग, क्योंकि देयर इज रेसिस्टेंस इज अवेलेबल। द वोल्टेज एंड करंट आर फेज विथ ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वोल्टेज एंड द करंट आर सेम इन द आर वोल्टेज एंड द करंट आर फेज विथ ईच अदर। तो ये लिखा है द प्योर रेसिस्टर सर्किट है ना, वोल्टेज करंट फेज में सेम होते हैं, मिनिमा जीरो या मैक्सिमा देखते हैं किसी भी टाइम पे रिस्पेक्टिव टाइम पे तो सेम मिलता है हमको, ठीक ना। तो ये मेरे पास एक स्टोरी हो रहा है, ठीक ना। वी सी दैट द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट वेरी साइनोसॉइडली द corresponding द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ड्यूरिंग इच साइकिल। तो आप AC एनालिसिस में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है कि ये वोल्टेज पॉजिटिव वेव फॉर्म, अगर वेव फॉर्म अगर हम देखते हैं वोल्टेज का तो नेगेटिव वेव फॉर्म क्या है सेम है,
दोनों के ना अगर एरियाज कैलकुलेट करोगे, इसके एरियाज कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव वेव फॉर्म के और नेगेटिव वेव फॉर्म के अगर एरिया को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, इक्वल एरिया आ जाएगा। देन इक्वल एरिया आने की वजह से क्या होगा कि हम इसके इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास ना सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करेंट शुड भी जीरो। करंट का अगर हम वेव फॉर्म देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो भी जीरो होगा। तो एवरेज वैल्यू वोल्टेज करेंट, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इज जीरो। द एवरेज करंट इज जीरो, दिस मीन्स द पावर एवरेज करंट इज जीरो। अगर इंस्टेंटेनियस करंट जो है ना वन ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज जीरो तो एवरेज करंट इज जीरो, एल्स तो एवरेज करंट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एरिया निकालोगे यही एवरेज है, इंस्टेंटेनियस करंट भी तुम्हारे जीरो हो जाएंगे। तो हाउ एवर डज नॉट मीन्स द एवरेज पावर जीरो। लेकिन क्या है कि एवरेज पावर जीरो नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि क्या पावर भी जीरो हो जाएगा, नहीं, पावर कभी भी जीरो नहीं होगा। एवरेज पावर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। करेंट इज़ जीरो लेकिन एवरेज पावर इज़ नॉट जीरो, यही लिखा है। पावर इज़ कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम करेगा, एवरेज पावर जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, डोज नॉट मीन्स एवरेज पावर जीरो, वही एवरेज पावर डोज नॉट मीन्स जीरो। लेकिन डिसिपिएशन जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपिएशन क्या होगा कि होगा, मतलब पावर जो हमारा क्या करेगा, डिसिपिएट करेगा। लेकिन एवरेज पावर तुम्हारे ना डोज नॉट मीन्स कि एवरेज पावर जीरो हो जाए, एवरेज पावर तुम्हारा जीरो नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे क्या रसिस्टर लगा है, रसिस्टर लगा है तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, क्या रसिस्टर क्या करता है, रसिस्टर का एक प्रॉपर्टीज होती है कि पावर को डिसिपेट करता है। ये भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि पावर डिसिपेट करेगा। तो देखो पावर जब डिसिपेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, एज यू नो द जूल हीटिंग के फॉर्म में अगर हम जानते हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट जब पढ़ रहे थे तो आई स्क्वायर आर टी डी, तो आई स्क्वायर आर टी जो होता है ना, आई स्क्वायर आर टी, इसे जो जूल हीटिंग या आई स्क्वायर आर, तो इसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई जो होता है, आई करंट, आई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और आई इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहीं से इसी से पता चलता है कि हीटिंग जब पावर हम निकालते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास आई स्क्वायर आर। तो पावर अगर आई स्क्वायर आ रहा है तो आई का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल के लिए ले लूँ या नेगेटिव साइकिल के लिए, तो मेरे पास अगर एरिया कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा कि आई का वैल्यू दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस के साथ क्या है कि दैट इज़ एब्जॉर्बिंग पावर, मतलब सिंपल क्या है कि दोनों वैल्यू में आई स्क्वायर आर, ये तो तुम्हारे पास क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव देगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आई इंटू आर कर रहे हैं। तो जब भी पॉजिटिव वैल्यू कर देगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो नॉट इज आई, दस द जूल हीटिंग्स द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी करंट थ्रू द रसिस्टर। तो एसी करंट में ना जो जूल हीटिंग के थ्रू अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पे डिसिपेशन हो रहा है, ठीक ना। हम एक एक करके इस ना निकोलस टेस्ला के बारे में भी देखेंगे, सारे कुछ देखेंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे। इसलिए आप ना मेरे साथ एकदम से इस चैप्टर्स को कवर करो और देखो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेट इन द रसिस्टर्स। और चैनल को लाइक भी कर देना और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप फिजिक्स कवर करना चाहते हो तो फिजिक्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट अवेलेबल है, ठीक ना। चलो देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन द रसिस्टर दैट इज कॉल्ड द आई स्क्वायर आर, दैट इज आई एम आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मेरे पास जो आई का वैल्यू आया यही था, हमने वैल्यू क्या लिया, आई एम साइन ओमेगा टी। मेरे पास जो वैल्यू आएगा आई एम का वो क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी। मैंने ये वैल्यू कंसीडर किया, मैंने ये वैल्यू को यहाँ पे लिया आई एम साइन ओमेगा टी। मैंने वी एम आई एम बाई आर नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने ये लिखा आई एम बाई साइन ओमेगा टी। तो मैंने ये लिखा ना आई स्मॉल आई दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी। आई का स्क्वायर करोगे तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीपल ऑफ आर, तो इसको हम ना आई एम स्क्वायर आर इंटू साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर ओवर द साइकिल। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर अगर पूरे इस साइकिल्स की ना एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा इस पावर का, ये जो बार लगा है ना ये एवरेज को डिनोट करता है। और विद इन द ब्रैकेट आई स्क्वायर आर, यही आई स्क्वायर आर आ गया। देखो आई स्क्वायर आर आ गया ना, इसको आई स्क्वायर आर को ही ना आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा, या इसको ये लिखो, दोनों सही है। तो बार ओवर द लेटर इज पी डिनोटेड द एवरेज पावर, एवरेज वैल्यू, ये एवरेज पावर एवरेज वैल्यू को डिनोट कर रहा है। पी इज एवरेज पावर, द इट इज डिनोटेड फॉर द एवरेज वैल्यू, द बार इज ओवर द लेटर इज रिटन इन द पी that is denoting the average value, and it is the bracket is denoted taking the average quantity inside the bracket, or the quantity that is written that is average quantity in the bracket। तो ये अपने पास ना एवरेज क्वांटिटी होता है जो ब्रैकेट में लिखा है। तो सिंस आई एम स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट और आई एम स्क्वायर जो आर आएगा वो मेरे पास कॉन्स्टेंट आ गया। तो मेरे पास ये लिख सकते हैं कि मेरे पास जो कॉन्स्टेंट है तो मैं कॉन्स्टेंट को क्या कर सकता हूँ कि बाहर ले सकता हूँ पावर में। तो मैंने कांस्टेंट को क्या किया, बाहर कर लिया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने विद इन द ब्रैकेट रखा और मैंने ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज को थोड़ा सा यूज़ किया। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज क्या यूज़ किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ना ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी होता है 1/2 1 माइनस कॉस ओमेगा 2 टी।
जिसको मैंने रिप्लेस किया तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टू टी, इसका ना 1 माइनस जो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू जो होता है ना, ये इक्वल टू जीरो होता है जब इसका ना इंटीग्रेशन निकालोगे टाइम पीरियड के साथ, तो ये तुम्हारे पास ना वैल्यू जो आएंगे वो जीरो आएंगे। देखो ये बुक में मेंशन भी है, यहाँ पे देखोगे तो एवरेज वैल्यू द फंक्शन ऑफ द, कोई भी एवरेज वैल्यू अगर हम किसी टाइम पीरियड का निकालते हैं तो 1 बाई टाइम पीरियड जीरो से टी जिस टाइम पीरियड के लिए, और फंक्शन ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी हमारे पास क्या है, कॉस टू ओमेगा टी। ये कॉस टू ओमेगा टी ये वाला वैल्यू को हमने 1/2 तो मल्टीप्लाई होकर 1/2 आ जाता, और कॉस ओमेगा टी सिर्फ ये फंक्शन मेरे पास क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये 1 बाई कॉस ओमेगा टी को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास 1/t साइन टू ओमेगा टी, कॉस का साइन हो जाता है 2 ओमेगा, और टी ये तुम्हारे पास इसका निकालोगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक ना। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/t, मेरे पास जो साइन ओमेगा टी का इतना का वैल्यू सिर्फ क्या बची है, 1/2 ही सिर्फ बचा। ये तो मेरे पास कॉस ओमेगा टू मेरे पास, अब क्या है कि हम अब इस इक्वेशन को फिर से अगर रीराइट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो पी हाफ आई एम स्क्वायर इंटू आर, अब तो सिर्फ हाफ बच जाएगा। तो टू एक्सप्रेस द ए सी पावर सेम फॉर द डी सी पावर, अगर इस ए सी पावर को ना, ये मेरे पास क्या आया, ए सी पावर आ गया। अब इस ए सी पावर को हम क्या कर सकते हैं कि हम डी सी पावर के फॉर्म में इस ए सी पावर को क्या करते हैं, हम डी सी पावर के फॉर्म में इसको ना देखने का कोशिश करते हैं। तो हम एक स्पेशल क्या करते हैं ना, स्पेशल करंट को डिफाइन करते हैं, स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और उसका यूज करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर। और इफेक्टिव करंट, देखो एनसीईआरटी पढ़ाना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई भी अच्छे प्रोफेसर भी ना एनसीईआरटी को पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि उनको सही से एनसीईआरटी को ना डिलीवर करने के लिए काफ़ी कुछ नॉलेज अवेलेबल होना चाहिए। तो देखो जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं वो क्या है कि 11th-12th के कहीं पढ़ लिए, बस जस्ट पढ़ा रहे हैं, जिनके पास डीप नॉलेज नहीं होता है तो वो लोग, उनके पास ना कंसेप्ट ये नहीं होता, इसलिए ना क्या है कि उसको वो नहीं बताते, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत डीप जाता है। एनसीईआरटी ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ता है ना दैट्स इज़ बेस्ट स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी पढ़ो, और देखो मेरे साथ पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, मैं काफ़ी अच्छा कवर कर दूंगा, क्योंकि मेरा काफ़ी कुछ कंप्लीट हो रखा है, ठीक ना। तो ये कवर करोगे मेरे साथ तो आई गारंटीड कि बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा एनसीईआरटी से एसी एनालिसिस। और सबसे पूरे क्लास 12th का ना 2 मॉड्यूल सबसे टफ होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन और एसी, ये बच्चे को समझ में भी नहीं आता है पार्ट 1 में अगर देखें तो, बाकी सब तो ठीक ही है। मॉडर्न फिजिक्स होगा तो मैं 11th-12th में पूरा फिजिक्स डिलीवर करूँगा अपने लेक्चर चैनल पे, अगर इसका वीडियोज़ का अच्छा व्यूज़ जाएगा तो, ठीक है ना। तो देखते हैं ये मेरे पास क्या था, रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं। मैंने स्पेशल क्वांटिटी को डिलीवर किया क्या कि एसी एनालिसिस के करंट को ना स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया, आरएमएस वैल्यू में क्या किया, इसको यूज़ करा करंट में आरएमएस वैल्यू, क्योंकि इसको आई स्क्वायर के आर के फॉर्म में हमारे पास डीसी के फॉर्म में इसको एनालाइज करना था, तो इसके लिए मैंने आई स्क्वायर, तो ये मेरे पास वेवफॉर्म था, ये मेरे पास मैक्सिमम करंट का वेवफॉर्म था, और मैंने आई आर एम एस मैंने ये आई को आई आर एम एस बोला, ये जो मैंने लिखा ना, ये आई या आई आर एम एस मैंने इसको ले लिया, ठीक ना। अभी हम लोग आई आर एम एस को आई लेके चलेंगे, पूरे बुक में आई लेके चला, इसीलिए आई लेके चलेंगे कैपिटल आई। अब हम लोग कैपिटल आई को स्विच करते हैं। देखो कैपिटल आई तो हम लोग रूट मीन स्क्वायर, मतलब क्या है कि करेंट का मीन स्क्वायर, मतलब ये जो को अगर ये लिखा है ना कि आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ऊपर में बार लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि एवरेज वैल्यू बोलो या मीन बोलो, डैट इज़ एवरेज या मीन वैल्यू, ठीक ना। ये मीन या एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं उसको, इसको मीन वैल्यू की जो मीन वैल्यू ये MEN है, मीन या एवरेज वैल्यू, तो इसका ना रूट लगाते हैं, डैट इज़ द RMS वैल्यू। तो ये हमारे पास IRMS में हम यहाँ पे लिख सकते थे IRMS। तो इसी एनालिसिस में ना हम लोग IRMS कैलकुलेट करते हैं, तो IRMS मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 मेरे पास था, IM का स्क्वायर ये मेरे पास करंट का था, यही करंट मैंने यूज़ किया, IM ये वाला 1/2 IM स्क्वायर आर, तो मैंने सिर्फ आर ही लिया, क्योंकि मैंने करंट ही सिर्फ लिया इसमें, तो मेरे पास सिर्फ करंट वैल्यू मैंने लिया, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया। तो मेरे पास ये IM का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये मैंने रूट को हटाया तो ये IM स्क्वायर से रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट नीचे में आ जाएगा, तो मेरे पास RMS करंट जो आ जाता है वो 0.707 IM आ जाता है। और मैं टर्म्स इन एवरेज पावर के फॉर्म में जाऊँ, पावर मेरे पास कब आएगा, जब रजिस्टर के साथ मल्टीपल करेंगे, तो मेरे पास क्या आता है, ये था पावर के फॉर्म में आई स्क्वायर इंटू RMS ये, तो मेरे पास आई स्क्वायर इंटू आर, ये मेरे पास देखो पावर के फॉर्म में आ गया। तो मैं इसको ना क्या किया कि आई एम यही मेरे पास लिखा हुआ है, IM/√2 को अगर मैं ये लिख दूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अगर बहुत साइड स्क्वायर कर लोगे
तो तुम्हारे पास नीचे वाला रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आई एम का स्क्वायर, आई एम स्क्वायर बाई टू, तो यही लिखा है आई एम स्क्वायर बाई टू। तो ये देखो तुम्हारे पास क्या है, डीसी एनालिसिस के फॉर्म में आ गया। ये जो हम लिख रहे थे कि हमने कहा कि सेम फॉर्म में डीसी का पावर हम निकालते हैं आई स्क्वायर आर। अगर मैं यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही बताता कि यहाँ पे अगर मैं पावर निकालता तो मेरे पास क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर। मेरे पास रजिस्टर करेंट 1 एम्पेयर का करंट था और ये मेरे पास रजिस्टर था, तो मेरे पास 5 पावर जो था वो 5 वाट आता। ये रियल पावर कंजप्शन होता है। यहाँ पे ना रियल पावर का कंजप्शन होता है, जब भी रेसिस्टेंस होते हैं तो रियल पावर का कंजप्शन होता है। मैं बात करूँगा रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, सबके बारे में इस बुक में काफ़ी कुछ दे रखा है, काफ़ी कुछ दे रखा है। लोगों को समझ में नहीं आता एनसीईआरटी, इसलिए वो टफ बना देते हैं, लेकिन बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। डिफाइन द आरएमएस और द इफेक्टिव वोल्टेज, इसी को हम लोग आरएमएस वोल्टेज बोलते हैं। या अगर हम बात कर ले कि अब हम आरएमएस वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज, यहाँ तक मैंने आरएमएस करंट की बात कर लिया। तो ये मेरे पास वीआरएमएस लिखा हुआ है, वीआरएमएस में मेरे पास सेम एज इट इज आता है, सिमिलरली वही लिखा है। सिमिलरली वी डिफाइन द वीआरएमएस आरएमएस वोल्टेज एंड द इफेक्टिव, तो वीएम बाई रूट टू दैट इज 0.07 वीएम। तो ये मेरे पास आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट ये आ गया। देन ये मेरे पास वी एम बाई रूट टू, आई एम बाई रूट टू इंटू आर। तो ये मेरे पास देखो रूट टू से रूट टू कैंसिल आ गया, तो वी बाई आर। ये देखो तुम्हारे पास क्या है, एक तरह से क्या आ रहा है, वी इंटू आर। तो ये तुम्हारे पास सेम रिलेशन आ रहा है एसी में, जो डीसी की तरह। तो गिव द रिलेशन बिटवीन द एसी करंट एंड द एसी वोल्टेज इज सिमिलर इन द केस ऑफ डीसी। यही चीज़ लिखा है, द सिमिलर एसी और डीसी में दोनों में क्या दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। दिस शो द एडवांटेज इन इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ आरएमएस। इसीलिए ना दैट इज द एडवांटेज टू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। द इक्वेशन ऑफ द पावर, equation of for the power and the relation between the current and the voltage in the AC circuit are essentially same for the DC case. In the customary, the measure the specific RMS of the AC quantities. For the example, the household line voltage, जो मेरे घर का सप्लाई वोल्टेज है क्या है, 220 वोल्ट है। अब इसका आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे, अगर आरएमएस वैल्यू निकालोगे वीआरएमएस, तो वीआरएमएस क्या होता है, वीएम बाई रूट टू। तो जो आरएमएस वैल्यू वीएम बाई रूट टू, तो मेरे पास अगर मैक्सिमम वोल्टेज ये जो है ना, द आरएमएस वैल्यू इज द पीक वोल्टेज, दैट इज आरएमएस वैल्यू इज द पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज अगर निकालोगे ना, पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, रूट टू वी आर एम एस, रूट टू वी आर एम एस। ये तुम्हारे पास क्या आ जाता है, रूट टू वी आर एम एस। तो वी एम का वैल्यू ना रूट टू वी आर एम एस आ जाता है। जब इंजीनियरिंग करोगे ना तो ये सब काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इंजीनियरिंग करोगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ना, तो काफ़ी कुछ ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। तो देखो वी आर एम एस, तो मैंने जो वैल्यू दिया होता है ना, दैट इज़ एन आर एम एस वैल्यू, नॉट अ पीक विद द पीक वोल्टेज। ये लिखा है द हाउस होल्ड वोल्टेज, हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज इज़ एन आर एम एस वोल्टेज। जो अपने पास जो हाउस होल्ड वोल्टेज जो गिवन होता है वह आर एम एस इन लाइन वोल्टेज के फॉर्म में होता है विद द पीक वोल्टेज। हम देख लें तो बी एम, तो ये मेरे पास रूट टू इंटू, तो ये मेरे पास विद द पीक वोल्टेज ये तुम्हारे पास निकलेगा रूट टू वी आर एम एस, दैट इज़ द 3.31 वोल्ट। इनफैक्ट अगर आर एम एस करेंट इज इक्विवेलेंट टू डी सी करेंट, जो कि हम लोग देख रहे हैं, तो सेम एवरेज पावर लॉस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज पावर लॉस अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पी वी स्क्वायर बाई आर। जो हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग लिखते हैं वी इंटू वी स्क्वायर बाई आर। सिंपल, अगर इसी को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालोगे ना तो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि देखो वी, हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, तो अपने पास ये ना आई वी, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो कि वी स्क्वायर बाई आर होता कैसे, सिंपल अगर यहाँ पे और पुट कर लो ना, इसको क्या करो, वी स्क्वायर बाई आर है ना, तो आई इंटू आर कर लोगे, वी इंटू वी बाई आर कर लोगे। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक वी इंटू आई होता है, एक फार्मूला ये भी होता है वी इंटू आई। अब वी के जगह पे क्या पुट कर दो, वी के जगह पे आई इंटू आर पुट, अगर वी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है ना, वी स्क्वायर के फॉर्म में, वी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो वी एक बार फिर से ले लो, तो वी इंटू आर, दैट इज़ वी इंटू आर। ये तुम्हारे पास करंट हो जाता है वी इंटू आर, तो ये तुम्हारे पास हो गया वी स्क्वायर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आर, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये पावर का एक और फॉर्मूला होता है, तो इससे तुम निकाल सकते थे, ठीक ना। तो ये ना काफ़ी कुछ था, पूरा हमने पूरे चीज़ें को देख लिया। तो मैंने कैसे पावर कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से पहले क्या होगा, ये जो पावर यूज़ करोगे ना, यहाँ पे जो वोल्टेज यूज़ करोगे, वह वोल्टेज तुम्हारे पास जब इक्वेशन निकालोगे तो ये वाले वोल्टेज यूज़ करना, और देन रसिस्टर यूज़ करोगे तो रसिस्टर गिवन होगा। देखो हम इस न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। तो एक लाइट बल्ब ना रेटेड 100 वाट, द वोल्टेज इज 20 वोल्ट इज सप्लाइड
I think this is a DC voltage or AC voltage. The 220 volt is supply and the find the resistance. I think this is a DC voltage or AC voltage. The 220 volt is supply and the find the resistor of the bulb, the peak voltage of the source and the RMS current through the bulb. देखो ये अपने पास ना दिया क्या है कि अगर तुम्हारे पास ये 220 वोल्ट ये AC सप्लाई है, DC सप्लाई का बुक में तो अपना चैप्टर ही चल रहा है AC सप्लाई, तो AC सप्लाई होगा, तो पावर अपने पास क्या है 100 वाट का पावर है, वोल्टेज दे रखा है, तो ईजी टू हम लोग रेसिस्टर निकाल सकते हैं ये फार्मूला से V²/R। इससे हम लोग क्या है ना कि वोल्टेज निकाल सकते हैं, ये लाइन वोल्टेज के फॉर्म में ही यूज़ कर लिया, ये ना यूज जो किया है वो। देन पीक वोल्टेज निकालोगे तो Vm√2 RMS, वही ऊपर में जो निकाला है सेम एज इट इज़, और पावर निकालोगे तो देन पावर इज कैलकुलेटिंग द इस RMS करेंट, द RMS करेंट थ्रू द ये जो करेंट निकालोगे ना दैट पावर इज 100 वाट डिवाइडेड बाई द 220, दैट्स पावर इज इन द करेंट इज एम्पेयर। तो देखो एक्चुअल क्या है ना कि यहाँ पे जो लिखा भी था कि जो अगर बात करोगे कि इक्विवेलेंट DC करंट कुड बी प्रोड्यूस सेम एवरेज पावर एंड पावर लॉस फॉर द AC अल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज जो पावर होता है ना AC अल्टरनेटिंग करंट और DC अल्टरनेटिंग करंट के लिए, दोनों के लिए एवरेज पावर हमारे पास सेम होता है। जो करंट वोल्टेज होगा वो मेरे पास, अगर हम ये निकालते हैं तो VRMS के फॉर्म में निकाल देंगे। पीक वोल्टेज जब हमारा पास VRMS पूछे, जब पीक वोल्टेज पूछेगा ना तो हम लोग VRMS निकालेंगे, ठीक ना। तो ये अपने पास एक न्यूमेरिकल भी था। अब ना नेक्स्ट हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिस्कस करेंगे चीज़ें को। तो ये हमारे पास ना एक रसिस्टर सर्किट के बारे में हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फेजर देखेंगे, क्योंकि फेजर इसलिए देखेंगे क्योंकि मेरे पास अब जो सर्किट आएगा वो इंडक्टर आएगा और देन हमारे पास कैपेसिटर आएगा। तो हम इंडक्टर और कैपेसिटर को देखते हुए देन मेरे पास RLC सर्किट आएगा। तो LRC लिखा है या RCL लिखो, कोई भी लिखो, तो ये तीनों सर्किट होंगे। तो ये इसके लिए ना हमारे पास क्या है फेजर का नीड पड़ता है, तो हम बात करेंगे फेजर के बारे में। तब तक के लिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। थोड़ा सा जो ऊपर में 2 साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो निकोलस टेस्ला के बारे में ना थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें लिखा क्या है कि जो ये ना एक तरह का ये जीनियस है या कुछ भी, ये सब चीज़ें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करती है। आइडियाज़ जो दिया था इन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कि ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो मशीनरी में यूज़ होता है, और कोई भी मशीन है अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हो रहा है तो क्या है कि दैट इज़ द एज ऑफ द यूजर। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में तो पॉलीफेज सिस्टम ऑफ AC पावर, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन कॉइल, टेस्ला कॉइल, दैट इज़, तो ये सब में यूज़ होता है रेडियो टेलीविजन में। तो ये सब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हिज ऑनर, तो इसी के नाम से साइड हो। और थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे देखोगे वेस्टिंग हाउस के बारे में, तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बोला कि अल्टरनेटिंग करंट द लीडिंग द प्रोपेंट द यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द DC करंट की ज़्यादा इफिशियंट है, वही चीज़ लिखा होगा। अल्टरनेटिंग करंट टेक्नोलॉजी इज करंट वाज द की ऑफ द इलेक्ट्रिकल इन द फ्यूचर। ही इज फाउंडेड द फेमस कंपनी नेम्ड आफ्टर द enlisted the service of Nicholas Tesla and the other inventors. The developing of alternating current, that is the motors, apparatus of the transmission of the high tension current and the pioneering a large scale lightning। तो ये सब क्या है, सब AC एनालिसिस के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत डिटेल्स में दिया। तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ोगे, कोई दिक्कत होगा तो देख, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है तो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। आई गारंटीड कि हम रिप्लाई करेंगे। और AC एनालिसिस मेरे साथ कवर करो। अगर और कुछ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, आई गारंटीड रिप्लाइड, तो आपको रिप्लाई भी करेंगे कोई दिक्कत होगा तो। और मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा मैं इस जो 12th का फिजिक्स है उसको कवर कर रहा हूँ पूरे NCERT को। तो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अगर मेंशन करोगे तो इस और भी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और सब। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट इफ देयर इज एनी डाउट, कमेंट इन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।